नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सीएम हेमंत से घबराई ममता दीदी, कहा हेमंत सोरेन पहले संभाले झारखंड। बीजेपी ने ली चुटकी, कांग्रेस ने किया जेएमएम का समर्थन। गोड्डा सदर अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने। डॉक्टर की लापरवाही से नवजात ने तोड़ा दम। अस्पताल में परिजनों ने जमकर किया हंगामा। साहिबगंज पुलिस ने आरोपी मुन्ना पांडे को किया गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था मुन्ना। घर से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद। और सरकार किसानों के लिए चला रही आय को दोगुना करने के लिए कई योजनाएं। फूलों की खेती कर किसान कमा रहे अच्छा पैसा। गेंदा, जरबेरा के फूल की बड़े पैमाने पर हो रही खेती। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 5 फरवरी को सुनवाई होनी है। दरअसल इस मामले में लालू प्रसाद की तरफ से अनुपूरक शपथ पत्र दायर किया गया था और उसकी कॉपी सीबीआई को सौंपने के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। सीबीआई के 1 सप्ताह के बाद सप्लीमेंट्री एफिडेविट पर जवाब दाखिल करेगी। सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने लालू प्रसाद के पूरक शपथ पत्र पर जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया है। अदालत ने 1 सप्ताह का समय दिया है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। वो भी अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेंगे। नेशनली लेवल पर बेटर है, उनको भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कोर्ट भी जो है अपना अच्छी तरह से मामला को समझ के हाफ सेंटेंस में ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगले फ्राइडे को हो जाएगा। 1 हफ्ता के लिए टला है। सीबीआई ने क्या किस लिए समय उनको कॉपी, जैसे हम लोग जो 25 तारीख को उनको सर्व किया था, तो उसमें उनके ऑफिस में 26 तारीख को मिला, 26 जनवरी को। तो उनको सीबीआई से कुछ भी इंस्ट्रक्शन लेना था जो कि नहीं मिल पाया था। इसी ग्राउंड पर उन्होंने टाइम लिया है। तो अब सर क्या लग रहा है कि जो 5 फरवरी को अगली तारीख है जी, उस दिन ये चीजें क्लियर हो जाएंगी? उस 5 फरवरी को फाइनलिटी पे आ जाएगा ये केस जी। हाफ सेंटेंस हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाएगा इस कोर्ट से। बिहार के बड़े अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एडीआरआई के संस्थापक डॉक्टर शिवपाल गुप्ता के निधन पर सीएम नीतीश ने शोक जताया है। उनके परिजनों से जाकर सीएम ने मुलाकात की। वहीं सीएम ने कहा है कि वो पहले से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो बीमार रहने के बाद भी काम करते रहते थे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको खास काम भी दिया गया था। वो इकोनॉमिक सर्वे का काम कर रहे थे, उसने सदन में रखा जाता था उसे। उनको सभी चीजों की जानकारी होती थी। बिहार के विकास के लिए उनका आइडिया बहुत बेहतर होता था। उनके चले जाने से काफी दुखी हूं। काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते थे और इनकी खास बात थी हर तरह की चीजों के बारे में इनकी जो जानकारी। और आप जानते हैं कि यहां पर तो उनको विशेष जिम्मेवारी भी दी गई थी, खास करके इकोनॉमिक सर्वे वगैरह को लेकर के वो हर बार रिपोर्ट तैयार करते रहे हैं और हाउस में उसको रखा जाता था। और जो सबसे बड़ी बात हो तो एक विषय है, लेकिन इनको सब चीजों के बारे में जितनी जानकारी थी और इनसे जो कुछ भी बातचीत होती थी, तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी उनका जो आइडिया रहता था बहुत अच्छा रहता था। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी ने कहा कि उनको आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार समाजवाद से निकले हुए नेता हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार गजब के पलटी मार हैं। उन्होंने किस अंदाज में अपनी राजनीति को बदला है, ये सबको चौंका देता है। समाजवाद को छोड़कर आज नीतीश कुमार कुर्सी बचाओ अभियान में जुटे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में सरकार को कोई भी कार्यक्रम जमीन पर नहीं चल रहा है। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार केवल एक ही कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो उनकी कुर्सी बचाने का अभियान है। कुर्सी से चिपके नीतीश कुमार अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं और यही वजह है कि बिहार में अब कोई भी नीतिगत फैसला नहीं हो पा रहा।
तेजस्वी ने कहा कि ऐसी सरकार से उन्हें या जनता को कोई उम्मीद नहीं हो सकती। जो धरना स्थल है वहां भी नहीं बैठने दिया जाता। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। किसान को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है, बिहार में अभी नीतीश कुमार जी जो है डीजल का दाम जो है महंगा करने जा रहे हैं। तो जब डीजल महंगा होगा तो उससे घाटा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? किसानों को होगा। लगातार ऐसे कानून नीतीश कुमार जी जो ला रहे हैं, मान लीजिए जो मौजूदा एनडीए सरकार है, ये तो हमारे देश में नारा था, हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं यही नारा सुनते सुनते, जय जवान जय किसान। ये भाजपा के लोग तो जवान और किसान में लड़ाने का काम कर दिए। इनके लिए, फंडदाताओं के लिए। और माफ कीजिएगा, जो जवान हैं वो भी अधिकतर जो है किसान परिवार से ही आते हैं। और जवान भी सरकार को लेकर के आक्रोश में है। हम लोग तो देखिए लगातार जो है किसानों के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, बिहार में किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि बाहर पलायन करना पड़ता है, मजदूर बनना पड़ता है। उधर बिहार में मानव श्रृंखला को लेकर आरजेडी को पटना जिला प्रशासन ने एक झटका दिया है। दरअसल पटना जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि मानव श्रृंखला के लिए किसी भी तरीके की परमिशन नहीं ली गई है। इस पर आरजेडी ने अब अपनी सफाई दी है। आरजेडी नेता मदन शर्मा ने एक पत्र दिखाया है। उन्होंने कहा है कि बीते 19 जनवरी को ही आरजेडी के महासचिव आलोक मेहता के द्वारा एक पत्र बिहार के मुख्य सचिव को लिखा जा चुका है, जिसमें मानव श्रृंखला की बात कही गई है। जो बड़े नेता हैं, छोटे साथी हैं, सभी कार्यकर्ता साथी मिलकर संपूर्ण बिहार में मानव श्रृंखला के लिए तैयार है। 12:30 बजे से 1 बजे तक मानव श्रृंखला रहेगा। ये लगातार पत्र को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, तो क्या? नहीं, सवाल ये है कि अभी मीडियम से आया था कि प्रशासन बिहार सरकार को खबर नहीं दी गई है जो मेरा कार्यक्रम है मानव श्रृंखला का। सच्चाई है कि 19 तारीख को ही हमारे प्रधान जो महासचिव है आलोक कुमार मेहता जी ने प्रशासन को लिखा है, गृह सचिव और मुख्य सचिव को लिखा कि हमारा कार्यक्रम ये है 30 जनवरी को। फिर मीडिया में कैसे चल गया कि हमने जानकारी नहीं दी है। अगर जानकारी हमने नहीं दी है तो प्रशासन के द्वारा हर जगह मजिस्ट्रेट बहाल कैसे हो गए। और हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि हमें किसी तरीके का कोई पत्र नहीं मिला है, इसलिए परमिशन नहीं दी गई है। दूसरी तरफ आरजेडी नेता सामने आते हैं और पत्र दिखाते हैं बाकायदा कि ये पत्र हमने प्रशासन को दिया था। इसके बावजूद आखिर परमिशन कैसे नहीं मिली? पूरा मामला क्या है? क्या प्रशासन को वाकई ये पत्र नहीं मिला है या फिर प्रशासन परमिशन देना ही नहीं चाहता था इस मानव श्रृंखला को लेकर? जी आदर्श, बिल्कुल आज राजद की ओर से महागठबंधन के तमाम घटक जो दल हैं उनके लिए आज मानव श्रृंखला बुलाई गई है 3 बिल के विरोध में। इसी को लेकर आज पटना में 12:30 बजे से मानव श्रृंखला बुलाई गई है। लेकिन इससे पहले ठीक पटना के जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से एक बयान आता है। वो कहते हैं कि हमें इसकी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है राजद की ओर से और महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं उनकी ओर से। लेकिन बाद में आरजेडी के नेता अपना बयान देते हैं और कहते हैं कि आरजेडी की ओर से 19 तारीख को ही इसके लिए मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को लिखित तौर पे उनको दिया गया है, जिसका पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आलोक मेहता वो प्रशासन को लेकर दिए हैं। उसके बाद से जो बिहार की राजनीति है गर्म हो गई है। राजद की ओर से और महागठबंधन की ओर से तमाम नेता एक कह रहे हैं कि मानव श्रृंखला को सफल नहीं बनाने के लिए प्रशासन की ओर से बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन साफ तौर पे कह रहा है कि हमें कोई लिखित इस तरह का आवेदन नहीं प्राप्त है। हालांकि आज 12 बजे से यह मानव श्रृंखला होना था, लेकिन ठंड को लेके थोड़ी देर हो गई है। 12:30 बजे से मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। अभी से ही
राजद नेता जुटने शुरू हो गए हैं। महागठबंधन के तमाम घटक दल को लेकर किस तरीके की तस्वीरें पूरे बिहार में देखने को मिल रही है, खासतौर पर राजधानी पटना में? क्या महागठबंधन ने, विपक्ष ने पूरी कमर कस ली है इसे लेकर? किया जा रहा है इस वक्त कमला चौराहे में इक्के दुक्के जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के और लेफ्ट के पार्टियों के वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन आप बता रहे हैं कि 12 बजे से इसका वक्त रखा गया था, आखिर देरी किस चीज को लेकर हो रही है? देखिए, सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं, आज ठंड बहुत अधिक थी पटना में, जिसके कारण कार्यकर्ता जो है इकट्ठा नहीं हो पाए थे और धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं इकट्ठा हो रहे हैं और इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं की संख्या की अगर बात कम संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं सड़कों पे, गिने चुने कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के जो नेताओं की ओर से अगर बात कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ जो निर्धारित समय है 12:30 बजे 1 बजे के बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होगी और मानव श्रृंखला सफल होगा। बात करें तो पटना से शुरू होकर मानव श्रृंखला बिहार के कोने कोने में मानव श्रृंखला बनाया जाना है और कार्यकर्ता की भीड़ अभी से लगनी शुरू हो गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। आगे बढ़ते हैं, बात राजधानी रांची की करते हैं, जहां गिरती हेल्थ व्यवस्था को लेकर लगातार राज्य सरकार कदम उठा रही है और ऐसे में राज्य सरकार इस ओर संवेदनशील भी नजर आ रही है। इसी दिशा में आज राज्य के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं के सोन, वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं, मीडिया से उनके विचार विमर्श भी ले रहे हैं। आइए आपको सीधा दिखाते हैं वहीं की तस्वीरें। कुछ हो रहा है तो पता चल रहा है कि तो पत्रकार है, बहुत टाइट होगा, कुछ तो उस नाते कहीं कुछ नहीं होगा। आपसे उम्मीद है ठीक है सर, थोड़ा सा अभी भी मैं ऑफिशियली ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑफिशियली हो जाए। पहले मैं एंटी और अनऑफिशियली बोल रहा हूँ, उसके बाद ऑफिशियली बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अभी ये जो बात बोल रहा हूँ उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये जो डिस्कशंस है मैं आप लोग के साथ प्रेस क्लब में करना चाहता था। मुझे बड़ी इच्छा रही है कि जिस प्रेस क्लब की बिल्डिंग को मैंने बना के आपको हैंड ओवर किया है, एक मीटिंग वहां होती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये डिस्कशंस आप लोग की तरफ से है। फिर मैंने कहा कि एक डिस्कशन नेक्स्ट मीटिंग करेंगे एक मैं, क्योंकि आप देखिए कि वो जमीन में जब यहाँ था तब मैंने निकाल के दिया था, संयोग से वो बिल्डिंग बनाने का मौका भी मुझे मिला। तो जो राजीव ने भी कहा कि जो इस सेक्टर के लोगों की आवश्यकताएं हैं और जो प्रावधान के अंतर्गत है उसको देने में किसी प्रकार से पीछे हम लोग नहीं रहेंगे। ये मतलब ओपन माइंडेड ये ठीक है ना। तो इसलिए इसको मान के चलिए कि अगर जो भी प्रावधान के अंतर्गत जो हम लोग दे सकते हैं हम लोग उसके लिए करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि ये जो डिस्कशंस के लिए हमने आपको आमंत्रित किया, जिसमें हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से आपसे आग्रह किया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आप इतने सालों से रिपोर्टिंग करते रहे हैं और जो आपके अनुभव हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं, हमने उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए आप सभी को आमंत्रित किया था। हमारे सभी साथी जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के सभी लोग हैं और आप लोगों ने अपने बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। चर्चा के दरमियान ये बहुत स्पष्ट होकर आया कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो रिपोर्टिंग तो है ही, लेकिन रिपोर्टिंग के बाद भी जो एक अंदर से जो चीजें महसूस होती हैं कि सुधार होना आवश्यक है,
ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो बिंदु जितने आप लोगों ने हमें बताए हैं, इस पर हम आगे जो भी संभव कार्रवाई होगी करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि आपसे बैठक होने के बाद आज ही मैंने रिम्स में एक अनौपचारिक बैठक रखी है। कल हम लोग की जो परसों जो शासी परिषद की बैठक हुई थी, उसमें एक औपचारिक बैठक हुई है, लेकिन उसमें बहुत जो सीमित बिंदुओं पर विचार करने की बात हुई थी। आज हम जाके चीजों को समझना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज है जिसका समाधान हम नहीं निकाल पाते हैं, या हमारे स्तर से क्या समाधान निकलना की आवश्यकता है जिसके लिए हम तत्पर हैं। उसी प्रकार से जो आधारभूत संरचना का मामला है, क्योंकि इससे पहले भी मैं भवन निर्माण सचिव था या बाकी अन्य जिम्मेदारी में था, तो मैं देखा करता था कि कहीं बिल्डिंग में पानी रिस रहा है, या कहीं पर बिजली की दिक्कतें हैं, कहीं पर सफाई की समस्या है। तो ये सब बिंदुओं पर भी चर्चा के लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को बुलाया है आज सेकेंड हाफ में ही। पहले मैं जो वहां के जो चिकित्सक हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ डिस्कस करके सेकेंड मीटिंग में मैं उनसे ये चर्चा करूंगा, ताकि जो चीजों का समाधान निकल सके उसे तत्काल निकाल देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सोमवार को प्रातः काल ही करीब 10:30 बजे के करीब मैंने सदर अस्पताल के संबंध में वहां पर जाकर चीजों को अवलोकन करने का निर्णय लिया है, ताकि वहां की जो समस्याएं हैं अल्पकालिक और दीर्घकालिक, अल्पकालिक समस्याओं का निदान हम लोग पहले निकालने की कोशिश करें, दीर्घकालिक चीजों के बारे में भी क्या कार्रवाई कर सकते हैं उस पर हम आगे बढ़ें। तो ये दो हमारे जो महत्वपूर्ण जो यहाँ के जो एस्टैब्लिशमेंट हैं हेल्थ के संबंध में, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रायोरिटी बदल गई है। ये प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारी प्राथमिकता हमेशा से ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी। और अंततः जो हमारे ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं शहर में, चाहे वो रिम्स में हो या सदर अस्पताल में, तो उनको भी इससे निपटने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन दिशा में हम लोग काम करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग लगातार दौरा करेंगे। इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने भी दूरस्थ क्षेत्र के हमारे स्वास्थ्य की सेवाएं देने वाले केंद्र हैं, हम वहां तक भ्रमण करेंगे, वहां तक जाके वहां तक चीजों को समझने की कोशिश करते हुए वहां पर सुधार की कोशिश करेंगे। और आउटकम क्या होगा, ये अगर हम अभी से सोचेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आउटकम के बारे में सोचते बगैर एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मैं पूर्व में भी आप सभी की मदद से प्रशासन में आगे बढ़ता रहा हूं। आप सुन रहे थे राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी के सोन को, जो मीडिया से हेल्थ व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए इसलिए वो वहां पर सुझाव लेते नजर आ रहे थे। उधर रिम्स की स्थिति सुधार को लेकर खुद संज्ञान झारखंड उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया था, उस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन, न्यायमूर्ति सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स से जानकारी मांगी है और जानना चाहा है कि रिम्स की स्थिति को सुधारने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं और इस पर क्या काम किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट दाखिल करें। साथ ही राज्य सरकार से यह भी जानना चाहा है कि रिम्स को सुधारने पर और रिम्स की मशीन खरीदी के साथ साथ खाली पदों को भरने की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इस पर भी एक रिपोर्ट दाखिल करें। इसी मामले को लेकर अगली सुनवाई 5 फरवरी को मुकर्रर की गई है। रिम्स में स्वतः संज्ञान मामले पर आज सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स से यह जानना चाहा कि रिम्स के सुधार के लिए क्या अभी तक कार्य किए गए हैं और इसको सुधार करने के लिए क्या आपके पास योजनाएं हैं, इसको विस्तृत रिपोर्ट इस पर फाइल करें। और राज्य सरकार से भी कहा है कि जल्द से जल्द इसमें रिम्स को सुधारने की आप जो है इसमें प्रक्रिया अपनाएं और रिम्स में कैसे सुधार किया जा सकता है, इसमें जो मशीन की खरीदगी की बात है या जो रिक्तियां जो हैं रिम्स में, सभी प्रकार की रिक्तियों को
भरने की क्या योजनाएं हैं, जल्द से जल्द उसका रिपोर्ट फाइल करें। इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को निर्धारित की गई है। इससे पूर्व रिपोर्ट फाइल करना है। वहीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं और जानना चाहा है कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए राज्य सरकार का क्या दायित्व है। राज्य सरकार अगर फंडिंग नहीं करेगी तो ऐसे प्रमुख संस्थानों को नहीं चलाया जा सकता है। वहीं सुनवाई के समय राज्य के मुख्य सचिव को खंडपीठ ने तलब किया है और मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मौजूद होकर सरकार का पक्ष रखते हुए 2 सप्ताह के समय की मांग की है, जिससे खंडपीठ को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जा सके। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की गई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मामले में जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को सरकार चलाना चाहती है या इसे बंद कर दिया जाए। इस मौके पर आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को तलब किया और मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए और खंडपीठ को आश्वासन दिया कि 2 सप्ताह के भीतर इस पर मैं ठोस निर्णय ले लूं। खबर कैमूर के जिगनी गांव से है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और अंचला अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों ने पहले तो विरोध किया, फिर अंचला अधिकारी के आश्वासन के बाद वो हट गए, जिसके बाद प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण किए गए मकान को तोड़कर जमीन खाली कराई। वहीं जब प्रशासन अतिक्रमण हटाकर वापस लौट रहा था, तभी अतिक्रमण की शिकायत करने वाले व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य की जमकर पिटाई की, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं आरोप लगा है कि एक व्यक्ति की शिकायत पर प्रशासन ने उनका घर उजाड़ा है। इसी को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए भारी मात्रा में गांव में फोर्स भेजी गई है। वहीं अंचला अधिकारी ने कहा कि शिकायत के बाद अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तालाब की जमीन थी मजरवा आम, उनको अतिक्रमण के साथ नोटिस निर्गत किया गया था। नोटिस के बाद भी खाली नहीं किया था, सुनवाई के बाद इनको खाली कराया गया। सुनने में आ रहा है सर कि कुछ विरोध भी हुआ था, क्या मामला था? नहीं, विरोध नहीं था। उनका कहना था कि और भी जो लोग हैं उनको भी जमीन उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि हम लोग स्वेच्छा से हटा लें। उनको यह आश्वासन दिया गया है, उनसे जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन मिलते ही मामला अतिक्रमण का था। अतिक्रमण सीओ साहब शाम को जाकर हटाए हैं, सीओ साहब प्रशासन, और उसके बाद इन लोग शाम को फिर गाली गलौज करते हुए फिर हम मान लीजिए के रास्ते से जा रहे थे और हमारे ऊपर सब लोग हावी हो गए। कितने की संख्या में लोग? कम से कम सर 10-15 की संख्या में, 15 से कम नहीं थे वो लोग। हम अकेले ही थे क्योंकि मेरा घर द्वार भी वहीं पर है। हाँ, किस चीज से मारा है लोग? सब रम्मी हथौड़ी और सब डंडा उंडा सब वहीं पर सब अतिक्रमण शाम को हटा ही था, सब सारा चीज था ही वहां पर, हम लोग खड़े ही थे। सदर अस्पताल गोड्डा में एक बार फिर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एसएनसीयू में भर्ती नवजात बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया है। नवजात बच्चे के परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। इसी को लेकर बच्चे के परिजनों का कहना है कि एसएनसीयू में बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उस समय ड्यूटी के वक्त एक भी डॉक्टर नहीं था, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर को फोन लगाया और अस्पताल जल्द आने को कहा। तब डॉक्टर ने परिजनों को जवाब दिया कि अभी बहुत ठंड है। इस दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सदर अस्पताल के डॉक्टर नवजात बच्चे के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों करते हैं। नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो मैं भी दुखी हूँ, हमारे सारे अस्पताल के सभी चिकित्सक दुखी हैं और मैं यहाँ इसलिए आया कि मैं ये देखने के लिए कि जहाँ भी जिसकी भी गलती होगी, मैं जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर निश्चित रूप से की जाएगी और भविष्य में ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। परिजनों का ये भी आरोप है कि जब ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर को कॉल किया गया तो उन्होंने कहा कि ठंड लग रही है। मैं सारी घटनाओं को देख रहा हूँ और सब पर नजर है और उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से की जाएगी और आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी।
बोला तबीयत खराब था, रात में लाए, डॉक्टर ने बोला कि उसको एडमिट करो। एडमिट हुआ, उसके बाद ना डॉक्टर देखने आ रहा है, ना कोई डॉक्टर है ही नहीं। वहाँ के जो सिस्टर थी, सिस्टर डॉक्टर से बात कर रहे हैं फोन पे, वो बोलता है कि अभी मैं नहीं आ सकता, ठंड लग रहा है। नीचे इमरजेंसी में जो बैठे हैं वो बोल रहा है कि पेशेंट जो वहाँ पे आईसीयू में उसको नीचे लेके आओ। तो बताइए, इस तरह का अगर पेशेंट, एक बच्चा जो कि छोटा बच्चा है वो आईसीयू में एडमिट है और इमरजेंसी के डॉक्टर उसे देख नहीं सकता और बोलता है कि पेशेंट को वो इन्वर्टर से उठा के ला के मेरे पास लाओ, हम देखेंगे, हम नहीं जा सकते। डॉक्टर को ठंडा लग रहा है तो डॉक्टर किस लिए बैठा है? अगर वो ठंडा ही उसको लग रहा है तो फिर नहीं आना चाहिए ना उसको। खबर साहिबगंज से है, जहां आरोपी मुन्ना पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर पर है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस निरीक्षक शशि भूषण चौधरी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। वहीं पुलिस जब छापेमारी करने आरोपी मुन्ना के घर पहुंची तो पुलिस को देख आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने मुन्ना के घर से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपी मुन्ना पांडे का पुराना आपराधिक इतिहास भी है और मुन्ना के खिलाफ पहले से ही बोरियो जिरवाबाड़ी थाने में 3 मामले दर्ज हैं। 2021 को जिरवाबाड़ी में केस दर्ज हुआ था, कांड संख्या 31/21 के रूप में दर्ज किया गया, जो आर्म्स एक्ट में दर्ज था, जिसका मुख्य अभियुक्त मुन्ना पांडे हैं। कल गुप्त सूचना थाना प्रभारी को मिला था कि उक्त कांड के नामजद अभियुक्त मुन्ना पांडे हथियार के साथ है। ये गुप्त सूचना सत्यापन के लिए टीम गई और उक्त कांड के नामजद अभियुक्त मुन्ना पांडे और उनके साथ आर्म्स और एमुनेशन साथ मिला और इसकी विधिवत गिरफ्तारी की गई है और ये आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कृषि विभाग और उद्यान विभाग की कोशिश से किसान की आय को दोगुना करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सब्जी के साथ साथ किसान फूल की भी खेती कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान अब गेंदा, जरबेरा के फूल की खेती मुसाभनी, चाकुलिया, धाल, भूमगढ़, बहरा घोरा में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जिसकी मार्केट में भी डिमांड ज्यादा है। इसी को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी का कहना है कि केंद्र हो या राज्य सरकार, सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना किया जाए। राज्य सरकार काफी गंभीर है पिछले 2-3 वर्षों से कि कैसे किसानों का आय को दोगुना करें। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आत्मा के माध्यम से, अपने कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान विभाग के माध्यम से हम लोग किसानों को प्रेरित करते हैं कि धान की खेती, गेहूं की खेती अपनी जगह पर है, लेकिन थोड़ा सा विविधीकरण भी लाइए खेती में, जिसमें मुख्य रूप से फूल का खेती है और ऐसे सब्जियों का खेती जिसका ज्यादा डिमांड है, जिसको हम ब्रोकली वगैरह करते हैं। इसी के क्रम में हम लोग किसानों को प्रोत्साहित की, चूंकि उद्यान विकास की बहुत सारी योजनाएं चल रही है और हम लोग उसमें इस बुलेटिन में